ओके, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पहले हमने देखा रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी के बाद हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। वो समझा क्योंकि हमें समझना था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जो रिस्टोरिंग एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, सो उसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में देखा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में भी समझा। वो आगे आएगा, हाँ वापस उतना ही नहीं है इलास्टिसिटी, आगे आएगा, जब आएगा वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए इतना ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेस। वो स्ट्रेस की बात नहीं है जो स्ट्रेस हम डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेस की बात है, वो मेंटल स्ट्रेस है। ओके, तो वो साइकोलॉजिकल है, ये मैकेनिकल है। देखो एक ही वर्ड के दो हो गए ना। ओके, जैसे हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे, तो दिस प्लास्टिक मटेरियल का नाम है, ये प्रॉपर्टी का नाम था प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक। और अब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये हम फिजिकल मतलब मैकेनिकल की बात कर रहे हैं स्ट्रेस। ओके, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे कि क्रिकेटर के बारे में शायद तुमने सुना होगा कि भाई तुम यहाँ ये शॉट बहुत खेलते हो, तुम्हारे शोल्डर पे स्ट्रेस आ गया है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस है, वो मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे कि कोई आदमी, कोई सपोज हाउसवाइफ और व्हाटएवर बहुत ज्यादा वजन उठा के घर में काम करते हैं, तो थोड़ा बैक पेन हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं क्या, थोड़ा ये पीछे स्पाइन में स्ट्रेस आया हुआ है, लाइक दैट। ओके, सो वो ये स्ट्रेस है मैकेनिकल स्ट्रेस, वो ये स्ट्रेस है। ओके, फिजिकल स्ट्रेस मेंटल अलग ही है, उसकी तो बात ही नहीं है। ओके, फिजिकल मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस की बात हो रही है। क्या है ये मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा मैकेनिकल। हाँ, अच्छा, क्या है ये मैकेनिकल स्ट्रेस? तो समझो एकदम सिंपल, ये दीवार है, टेरेस है, टेरेस पे मैंने एक सरिया लगा दिया है। ओके, अब उसको मैं F फोर्स से नीचे खींच रहा हूँ, वो मेटल का रॉड है। ओके, मैं F फोर्स से खींच रहा हूँ, तो मेटल का है तो इजीली तो खींचा जाएगा नहीं। ओके, मेटल का है इसलिए, हाँ अगर रोप होता तो थोड़ी बहुत खींच जाती। ओके, तो उसको मैं नीचे F फोर्स से खींच रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उनके पार्टिकल्स को दूर करने की ट्राई कर रहा हूं। उनके पार्टिकल्स, जो मेटल रॉड के पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, ए नजदीक रहना, नहीं तो वो खींच के ले जाएगा, ऐसे। तो वो नजदीक रहने की ट्राई करेंगे, वो नजदीक रहने की ट्राई करेंगे, मतलब मेरा फोर्स लग रहा है नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर। याद रखना, जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये वर्ड वापस, अच्छा, डिफॉर्मेशन मतलब क्या, एक वर्ड है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, जितना चेंज हुआ ना उसको ही डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रहा था कि भाई 15 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है, उसको तुमने खींचा और वो 20 सेंटीमीटर की हो गई, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन, जो चेंज है वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। 20 की हो गई, पहले 15 की थी, तो 5 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब चेंज, जो डायमेंशन में चेंज आया उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मीनिंग तुम ही मुझे बताओ। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे ये इलास्टिक है, इसको खींच लिया, डिफरेंस कितना, पहले कितना और अभी कितना, वो तो डिफरेंस, वो तो डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मीनिंग, सर वही प्लास्टिक है तो प्लास्टिक हो गया ना। नहीं, प्लास्टिक मटेरियल की बात ही नहीं है। प्लास्टिक में मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने इलास्टिक और प्लास्टिक भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करते हैं ना, उसको खींच, प्लास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करता है, फिर उसका क्या आगे, मतलब खींच दिया, तो उसका शेप चेंज हो गया ना, शेप चेंज हो गया, यस, पहले जितना था अभी जितना है उसका वो डिफर हो गया। हाँ बोल सकते हैं वैसे, हाँ मतलब तोड़ दिया इन शॉर्ट। ओके, हाँ तो बोल सकते हैं, यस। ओके, मतलब क्या कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ऐसा, डिफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंज इन दी शेप साइज मान लो। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, ओरिजिनल शेप जो 15 सेंटीमीटर था, तो डिफॉर्मेशन 5 सेंटीमीटर था, अब वो वापस डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा और जितनी पहले 15 सेंटीमीटर था इतना हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, 15 सेंटीमीटर है ओरिजिनल लेंथ, उसको खींचा, वो 20 सेंटीमीटर हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन हो गया 5 सेंटीमीटर,
तो उस इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या हुआ, पहले डिफॉर्मेशन 0 था, फिर वो 5 सेंटीमीटर हुआ और फिर वो वापस 0 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा, पहले डिफॉर्मेशन तो था ही नहीं, तो 0 सेंटीमीटर, फिर हमने खींचा तो वो 25 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन हुआ, और जब फोर्स छोड़ा तो वो 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। अंडरस्टूड? ओके, तो अपने ओरिजिनल शेप साइज में तो आया ही नहीं ना, तो वो डिफॉर्मेशन को हम, मतलब जो डिफॉर्मेशन रिवर्स ना हो पाए, इलास्टिसिटी मतलब क्या, रिवर्स हो जाता है, प्लास्टिक मतलब क्या, रिवर्स ना हो पाए, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी वही है, वैसा चेंज जो वापस उसको सुधारा जा सकता नहीं है। अंडरस्टूड? तो कोई बॉडी है जिसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, मतलब ऐसे वही चीज, क्या उसकी लेंथ है, ओके, तो अगर अब देखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, ऊपर कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऊपर कुछ फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब क्या, ये वही समझो, ये स्प्रिंग है, रॉड छोड़ दो, स्प्रिंग है, अब मैं इतना खींच के जा रहा हूं, इतना खींच के जा रहा हूं कि नीचे ही जाता जा रहा है, नीचे ही जाता जा रहा है, रुका ही नहीं, वो रुका ही नहीं, क्योंकि मेरे फोर्स की वजह से वो पूरा लेंथ उसका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने कोई ऐसा मटेरियल लिया है, मैंने फोर्स लगाया तो वो खींचा 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 खींचा, बस अब इससे ज्यादा नहीं खींचा, इतना हो गया है, वो फोर्स भी अभी है ही, लेकिन ये कब रुक गया, ये रुका कब, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स और मेरा लगाया हुआ फोर्स इक्वल हो जाएगा ना, तब रुक जाएगा। समझे? फिर से, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स की वजह से वो उसके लेंथ बढ़ने लगी, अभी बढ़ ही रही है, फिर एक पॉइंट आएगा, बस और नहीं लेंथ हो उसका बढ़ेगा, तो ये बढ़ गया, ये इतना रीच हो गया। ये रुका कब, जब उसका ऊपर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स भी जितना नीचे लग रहा है उसके जितना ही ऊपर वाला हो गया, तब वो रुक जाएगा। हम वही तो सीखे थे यार, वो फिजिक्स तो हमने मोशन तो स्टार्ट ही वैसे किया था 8th-9th चैप्टर में, 8th-9th स्टैंडर्ड में। ये बॉक्स है, इसको हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो उधर मूव करेगा, वहां से फोर्स लगाएंगे तो वो इधर मूव करेगा, अगर यहां से भी फोर्स लगा रहा हूं, वहां से भी फोर्स लगा रहा हूं, और सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूं, से 10 न्यूटन, तो ये मूव करेगा नहीं। लेकिन ये वहां से मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, वहां से 1 न्यूटन लगा रहा हूं, तो वो ऐसे जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर, यहां से मैं नीचे से फोर्स लगा रहा हूं, तो वो मूवमेंट, उसका डिफॉर्मेशन होने लगा, फिर वो रुक गया एक पॉइंट पे। वो रुकेगा कब, जब रिस्टोरिंग फोर्स उसको बैलेंस कर देगा, मतलब ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना नीचे फोर्स लग रहा है, इसलिए रुक गया। अगर ऊपर लगने वाले फोर्स से वो फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा होता तो वो अभी भी नीचे ही जाता, जैसे पहले ज्यादा था। ऐसा नहीं है, जैसे ही तुम खींचना स्टार्ट करे, रिस्टोरिंग फोर्स तो स्टार्ट हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो तुरंत लगना, जैसे ही ये लगा ना, तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसको बैलेंस कर पाए। मतलब ऊपर सपोज 1 न्यूटन लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, तो वो तो खींचता जाएगा। फिर ऊपर वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 न्यूटन होगा, वो नीचे वाला थोड़ा कम हो गया, बैलेंस, फिर 5 न्यूटन ऊपर, 5 न्यूटन नीचे, बैलेंस हो, तब जाके रुक गया वो। अदरवाइज जब तक ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, थोड़ा सा शायद जरूरत ना हो, लेकिन समझ लेते हैं। तो जितना, कब तक नीचे जाएगा, जब तक ये मेरा अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस ना हो जाए, तब तक। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द रिस्टोरिंग फोर्स, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ती ही जाएगी, ऑब्वियस है ना। मान लो ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा, तो कम हो जाएगी लेंथ। अगर अंदर जाने वाली लेंथ फोर्स ज्यादा है और नीचे जाने वाला कम है, जिस साइड फोर्स ज्यादा उस साइड होगा, डन। ऐसा होगा नहीं, ले तो सिर्फ बात है समझने की। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, ओके, तो जो अप्लाइड फोर्स है ना, वो ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब बैलेंस हो गया है ना अभी, तो तभी तो रुका वो, तो मतलब मैं 10 न्यूटन नीचे लग रहा हूं, तो ऊपर भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। इसको मुझे एक सेंटेंस में बोलना होता ना कि जितना एफ लगा रहे हैं ना हम, ऊपर भी उतना ही लगेगा, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये 5 मिनट्स डिस्कस किया। अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट क्या है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है ना, उतना ही ऊपर लगेगा। अंडरस्टूड? अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर
यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि इसका कोई एरिया होगा वहां पर परपेंडिकुलर, हाँ याद रखना परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर लगा रहा हूं। वैसे तुम अलग तरीके से लगाओगे, वो तो स्ट्रेस के टाइप में हम समझेंगे। अच्छा छोड़ो, परपेंडिकुलर और से उसी डायरेक्शन में, वो सब हम बाद में समझेंगे, स्ट्रेस के टाइप है, अभी तो स्ट्रेस समझते हैं। तो ये जो एरिया है वो एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, सो रिस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। डन। और उसको स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। कैसे? सिग्मा से, वो न्यूमेरिकल में हम लिखेंगे वैसे तो सिग्मा, ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो रिस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उसी को हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेस। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? जितना अप्लाइड कर रहे हैं ना उतना ही होगा। अगर उसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है क्या? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है एसआई में? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम बोलते थे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सर सेम हो गया फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर तो वही लेते थे ना हम, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो उसका यूनिट क्या लेते थे? पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार एंड ऑल। एक यूनिट तो ये भी था ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको पास्कल भी बोलते हैं। डन। ओके, सो फिर डिफरेंस क्या है फिर स्ट्रेस और प्रेशर में, वो आगे हम देखने ही वाले हैं। ओके, ये स्ट्रेस समझ में आ गया। ओके, तो स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, उसको ही स्ट्रेस बोलते हैं। अंडरस्टूड। रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू सेम होती है। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती रिस्टोरिंग फोर्स से, तो फिर तो वो रुकता ही नहीं, खींचता ही चला जाता। डन। वो सब डिस्कस ना भी करो, तो हमें सिर्फ इतना तो पता चल गया ना कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स जितनी ही होती है। ओके, हाँ, तो ये था हमारा स्ट्रेस।